नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अगले लेक्चर में। हम शिक्षक भर्ती से संबंधित जो है अगला लेक्चर ये लाए हैं एनसीएफ 2005। पिछले वीडियो हमने पढ़ाया था एनईपी 2020 तथा आरटी एक्ट 2009 को, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस तरह से लगातार जो है इस यूट्यूब चैनल पर जो है टीचर भर्ती से संबंधित जो है वीडियो लेक्चर आते रहेंगे तथा सीजीपीएससी प्री से भी संबंधित इसमें वीडियो आते रहेंगे। इसलिए आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें दोस्तों, तथा लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। ये एनसीएफ 2005 छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें लगातार जो है क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। ये सीडीपी का हमारा जो है अगला चैप्टर है दोस्तों, तो एनसीएफ 2005। इसमें मैं उन्हीं बातों को आपको बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं तथा जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 इसका जो फुल फॉर्म क्या है पूछेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका हिंदी में होता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। ये क्या है, तो ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें छात्रों को जो है क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाएगा उस पर ये चर्चा की गई है। यह एक प्रकार का ऐसा दस्तावेज है जिसमें छात्रों को जो है क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाए इस पर चर्चा की गई है। ये एनसीएफ जो है एनसीईआरटी द्वारा जिसको जारी किया जाता है दोस्तों। तो जब एनसीएफ जब प्रकाशित होता है तो उसको जो है एनसीएफ 2005 जब प्रकाशित हुआ था तो उस समय अध्यक्षता प्रोफेसर यशपाल करते थे, है ना। तो प्रोफेसर यशपाल कमेटी, है ना, के द्वारा ये एनसीएफ 2005 आया था। तो उसमें पूछेगा कि अध्यक्षता किसने की थी, तो प्रोफेसर यशपाल तथा कृष्ण कुमार, उस समय ये निदेशक थे, बोर्ड के डायरेक्टर थे। तो इस तरह से दोनों का नाम देगा तो दोनों को लीजिएगा, है ना, प्रोफेसर यशपाल और कृष्ण कुमार। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो किसकी अध्यक्षता में बोलेगा पर्टिकुलर, तो प्रोफेसर यशपाल। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो इसमें हमको क्या है, छात्रों को जो है आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाना है। ठीक है दोस्तों, बच्चों को जो है क्या करना है, हमको भिन्न भिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध कराना है तथा उन्हें जो है स्वतः आत्मज्ञान की प्राप्ति कराना हमारा मुख्य उसमें लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं इसकी विशेषता को। इसकी विशेषता में देखेंगे दोस्तों, तो विद्यार्थियों को हमको क्या करना है, सर्वांगीण विकास करवाना है। विद्यार्थियों का जो है सर्वांगीण विकास कराना है, चाहे उनका शारीरिक हो, मानसिक हो, है ना, बौद्धिक हो, इस सभी प्रकार का विकास करवाना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा इसमें एनसीएफ 2005 की विशेषता में। तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया है। दूसरा है शिक्षण का माध्यम जो है मातृभाषा रखा गया है दोस्तों, हाँ, शिक्षा के माध्यम जो है मातृभाषा रहेगा। बाल केंद्रित शिक्षा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया दोस्तों। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया गया। पेपर में इसको पूछ चुका है, शिक्षक केंद्रित दिया रहता है, बाल केंद्रित दिया रहता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पर जो है बात किया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मैं उसकी मुख्य विशेषता है। इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि आप जो है छात्रों को अत्यधिक सजा तथा अत्यधिक पुरस्कार नहीं दे सकते, इसलिए अत्यधिक सजा और पुरस्कार की जो भावना है उसको सीमित कर दिया गया है। तथा आपकी जो कक्षा का वातावरण होना चाहिए वो समावेशी होना चाहिए, है ना। तो समावेशी कक्षा का आपका वातावरण होना चाहिए, तो समावेशी वातावरण का जो सृजन करना आपका जो है मुख्य विशेषता बताया गया है। ठीक है, इसके शिक्षण की जो विधि है इसको थोड़ा सा देखते हैं। शिक्षण की विधि, इसमें करके सीखने पर जो अत्यधिक बल दिया गया है दोस्तों। ठीक है, कि बच्चों को जो है हम उनका आत्मज्ञान प्रदान करेंगे तथा बच्चा खुद सीखे, मतलब स्वतः करके सीखे, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके सीखे, खुद प्रयोग करके सीखे, इस पर जोर दिया गया है। तो इस तरह से इसमें जो है करके सीखने पर बल दिया गया है, प्रयोग करके सीखने पर बल दिया गया है, उसी को बोलते हैं मिश्रित विधि, है ना। अवलोकन करके सीखे या फिर निरीक्षण करके सीखे, इस पर बल दिया गया है, या परीक्षण करके सीखे, या फिर जो है सामूहिक क्रियाविधि से सीखे, है ना। तो ये इसकी शिक्षण विधि है। एक बार फिर से देख लीजिए, करके सीखने पर अत्यधिक बल दिया गया है, प्रयोग करके सीखे, उसी को बोलते हैं मिश्रित विधि, अवलोकन करके सीखे, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि तथा सामूहिक विधि। ठीक है, आप एक बार इसको बस देखते जाइए, है ना। एक बार आपको देखेंगे तो लगातार दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और पेपर में कहीं भी आपको कुछ प्रश्न दिया जाएगा तो आप उसको बना लेंगे आसानी से। आगे देखते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। देखिए दोस्तों, इसका जो मुख्य थीम था, इसका जो मुख्य सूत्र था वो बिना भार के अधिगम, मतलब बिना भार के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना। बिना बोझ के शिक्षा, बिना भार के अधिगम,
इस प्रकार के आपको शब्दावली देगा तो बिना भार के अधिगम या बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना। ये इसका मुख्य सूत्र था। इसके बाद जो है इसका जो है पाठ्य चर्चा की जो बोझ को क्या करना है, कम करना है, ठीक है। इसका निर्माण किया था दोस्तों MHRD द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते हैं, है ना। MHRD इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अध्यक्षता मैंने आपको बता चुका है, प्रोफेसर यशपाल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। निदेशक थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, है ना। दोनों दिया रहेगा ऑप्शन में, दोनों लीजिएगा, नहीं तो प्रोफेसर यशपाल। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी पूछा गया है दोस्तों, तो सदस्यों की संख्या याद रखिएगा 38 था। नेक्स्ट है शिक्षण के सूत्र में पहले आपको जो इसमें बताया गया 2 इसके महत्वपूर्ण विधि हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है हमको, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और दूसरा क्या है इसमें, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। आगे देखिए मिसलिनियस, इसमें कुछ कुछ पॉइंट हैं उसको आप देखिए। करके सीखने पर अधिक बल दिया गया है, इसको मैंने बता चुका है, इसको जो है बोझ रहित शिक्षा बोलते हैं। त्रिभाषाई सूत्र पर जो है बल दिया गया है दोस्तों, ठीक है। एक आपका जो हिंदी रहेगा, दूसरा जो है आपका इंग्लिश रहेगा, तीसरा आपका जो मातृभाषा रहेगा। नेक्स्ट है कार्यशाला, इसको जो है NCERT द्वारा जारी किया जाता है तथा नई दिल्ली इसका जो है मुख्यालय है, ठीक है, नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है। नेक्स्ट है हमारा जो है इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा उत्पत्ति जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के जो है सभ्यता और प्रगति एक निबंध है, वहाँ से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की इसकी उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। सभ्यता और प्रगति किसका निबंध है पूछेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। और तथा ये जो है कहाँ पे उल्लेख है बोलेगा तो सभ्यता और प्रगति पर, ठीक है दोस्तों। अनुवाद संविधान की 8वीं सूची में बताया गया है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, है ना। आगे देखिए फिर है कि NCERT द्वारा जो अब तक जो है 5 बार NCA प्रकाशित किया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। अभी तक पूछेगा कितने बार जो है NCA प्रकाशित किया जा चुका है तो 5 बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब कब प्रकाशित हुआ था, NCF 1975 1975 में, एक था NCF 1988, तीसरा था 2000 में, फिर 2005 में और 2022 में, है ना। तो 2 बार जो है 2000 के पूर्व 1975 1988, और एक बार जो है 2000 2005 और 2022 में। इस बार टोटल पूछेगा तो कितने बार NCA प्रकाशित किया जा चुका है तो 2000 माने 5 बार प्रकाशित किया जा चुका है, ठीक है दोस्तों। जिसमें से अभी आप पढ़ रहे हैं NCF 2005, मैं आपको NCF 2022 के बारे में भी थोड़ा सा बताऊँगा। इसमें जो है दोस्तों मुख्यतः जोर दिया गया है गणितीकरण पर, है ना, कि बच्चों को जो गणितीकरण पर जो है जोर दिया गया है कि बच्चों को गणित विषय में सफल बनाना की बात की गई है, ठीक है। तो गणित विषय में जो है सफल होने पर जो है बात की गई है, तो गणितीकरण पर जो है जोर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, हाँ ये आपके आ गया NCF 2005, ठीक है, सॉरी NCF 2022, NCF 2005 हम देख चुके हैं। NCF 2022 में जो है इसको केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो है मूलभूत चरण जैसे NCF FS के लिए जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी की है। NCF 2020 के तहत NCF 2022 विकसित हुआ है ना। तो NCF 2020 के तहत NCF 2022 विकसित हुआ है। इसमें क्या क्या शामिल होंगे ऐसा बात किया गया है, तो इसमें जो शामिल में बात किया गया कि शिक्षक तथा उसकी क्षमताएं कितनी हैं, माता पिता तथा समुदाय की भागीदारी की इसमें बात की गई है, ठीक है। उसके बाद जो है संस्थानों तक, है ना, संस्थानों तक पहुंच के मुद्दे तथा उपलब्ध संसाधन की इसमें बात की गई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप याद रखेंगे इसको, है ना, पंचकोशी विकास को। NCF 2005 NCF 2022 जो है वो पंचकोशी विकास की बात करता है। ये पंचकोशी विकास में क्या क्या विकास है, तो पहला आपका जो है अन्नमय विकास, है ना, दूसरा है प्राणमय विकास, तीसरा है मेमोमाया कोश, और चौथा है विज्ञानमय कोश, और लास्ट है हमारा जो है आनंदमय कोश। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मेमोमाया कोश, और चौथा है विज्ञानमय कोश, पांचवा है आनंदमय कोश, ठीक है। इसको पांचों को दिया जाएगा आपके ऑप्शन में, और इनमें से कौन सा जो पंचकोशी विकास में शामिल नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से इन पांचों को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको आप देखिए, अन्नमय कोश मतलब होता है कि भौतिक परत, है ना, भौतिक परत का विकास करना है इसका मुख्य उद्देश्य। दूसरा है प्राणमय कोश मतलब जीवन शक्ति में ऊर्जा का विकास करना है। तीसरा है मेमोमय कोश, इसमें जो है मन का जो है विकास करना है। चौथा जो है विज्ञानमय कोश, बौद्धिक परत का विकास करना है। और लास्ट आपका जो आनंदमय कोश मतलब जो स्व
स्वतः आंतरिक विकास करना है। ठीक है, आगे थोड़ा देखिए कोठारी आयोग को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसी में हल्का सा छोटा सा पॉइंट था कोठारी आयोग, जो एनईपी 2020 से हल्का इसके पहले का पृष्ठभूमि था, तो इसको थोड़ा देख लीजिए। कोठारी आयोग है ना, कोठारी आयोग का जो गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को गठन हुआ था दोस्तों। 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था, और इसका जो भंग हो गया था या समाप्त हो गया था ये 29 जून 1966 को। तो इसलिए 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था और 29 जून 1966 को ये भंग हो गया था। तो इसलिए 64 और 66 में इसका गठन लेते हैं एक साथ। ठीक है दोस्तों, 64 और 66 में। तो इसलिए पूछेगा आपको जो कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था या कोठारी आयोग कब आया था, तो 1964 से 66, ये याद रखिएगा, 1964 से 66। ये पर्टिकुलर डेट पूछेगा तो 14 जुलाई 1964, बस इतना याद रखिएगा आप, है ना। 66 समाप्त हुआ था। अध्यक्षता इसकी कर रहे थे दौलत सिंह कोठारी, इनका पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारतीय शिक्षा है उस पर सुधार करना है ना। भारतीय शिक्षा पर जो सुधार करने हेतु ये आया गया था। इसमें त्रिभाषाई सूत्र दिए गए थे। इस त्रिभाषाई सूत्र में क्या था? पहला तो आपका जो है मतलब मातृभाषा होगा वहाँ का, दूसरा हिंदी होगा, तीसरा गैर हिंदी होगा। गैर हिंदी मतलब वहाँ पे इंग्लिश है, तो इस तरह से हिंदी, इंग्लिश और वहाँ के लोकल भाषा। तो नेक्स्ट है, इसमें क्या सिफारिश किया गया था? इसकी सिफारिश बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कोठारी आयोग का। इसमें संरचना बताई गई थी कि आपकी जो है पाठ्यक्रम की संरचना क्या होगी, तो 10+2+3 था जो अभी वर्तमान में था, लेकिन जब से एनईपी 2020 आया है, राष्ट्रीय मतलब जो है नई शिक्षा नीति 2020, उसमें हमारा जो है संरचना हो गया है 5+3+3+4। ये अभी वर्तमान की है ना, नई शिक्षा नीति 2020 की है। अब पहले क्या था बोलेगा, तो पहले आपका 10+2+3, मतलब पहले आप क्या करते 10 पढ़ते थे, उसके बाद 10+2 मतलब 12वीं, और उसके बाद 3 साल का कॉलेज। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके में जो है मुख्य बात की गई थी कि शिक्षा पर जो बिना भेदभाव किसी पर जो भेदभाव नहीं करना है शिक्षा पर, और शिक्षा क्या होना चाहिए, सभी का अधिकार है करके बात किया गया था। इसलिए एक कोटेशन इसमें देगा, है ना, कि पड़ोस के फूल, इसका मतलब ये होगा कि शिक्षा बिना भेदभाव के क्या करना है, हमको सभी को उपलब्ध कराना है, मतलब शिक्षा पर जो सभी का अधिकार रहेगा करके। तो ये था आपका दोस्तों कोठारी आयोग, और ये रहा हमारा एनसीएफ 2005। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें दोस्तों। और इसका पीडीएफ मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और अपना सुझाव ज़रूर दें दोस्तों, है ना। मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।